अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्ट्रिप नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और मेरा गला काफ़ी ठीक है। ठीक है, मैं बहुत अभी अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करती हूँ। और साथ में मुझे कुछ बातें भी करनी थी। ठीक है, ये कुछ लोग हैं ना जो मेरे कमेंट्स में आके कह देते हैं भाई गिने चुने एक एक आध कोई बंदा होगा। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली कुछ नॉवेल्स पोस्ट किए थे, मतलब रिसेंटली इस नावल से शायद एकदम पहले एक दो दिन पहले वाला नावल थे जो थे लाहासिल वाला, उसके नीचे मुझे कमेंट आया था कि ना आप इसे मिस्टेक्स बहुत कर रही हैं और पता नहीं क्या ब्ला 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 ब्ला, बहुत लंबा मैसेज था। ठीक है, मैं तो रिप्लाई तो कर दिया क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि मेरा भाई मुझे कहता है कि तुम मत इग्नोर की मतलब इग्नोर कर दिया करो, जस्ट लीव इट। ठीक है, तो मुझसे लीव होता नहीं है क्योंकि मैं जो हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है। भाई तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। और उस पीडीएफ में इतनी मिस्टेक्स थी ना। ठीक है, मेरी उर्दू इतनी बुरी नहीं है कि मैं जानबूझकर गलतियां कर रही हूँ। मतलब वो उसमें इतना, अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, अगर आप लोग सिर्फ हैंडफ्रीज लगा के बस सुन रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि जो पढ़ रहा है उसको वहाँ पे क्या गलत लिखा है क्या नहीं। तो आप अपनी आंखें, इसीलिए मैं साथ पीडीएफ रखती हूँ कि अपनी आंखें खोल के देखो, अपनी आंखों को खोलो और देखो कि वो लफ्ज़ प्रॉपर्ली गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप बिजी हो, सिर्फ कान लगा के सुन रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा, तो यूट्यूब पे बहुत और चैनल्स हैं, आप जाओ सर्च करो, कोई और चैनल कर दो, फिर आप सुनो ही नहीं ना। बट जब आप लंबा चौड़ा सा कमेंट करते हो वो है। और भाई वो छोड़ो, कुछ लोगों ने मतलब मेरे कमेंट्स में मेरे फेवर में मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू उन लोगों के लिए। उनको जाके रिप्लाई भी कर रही है वो बंदी कि भाई आपने क्यों अच्छा बोला है, अच्छा तो था ही नहीं। भाई तुम्हें क्या मसला है? तुमसे किसने कहा कि तुम जाओ और सबको पर्सनली जाके जाके कमेंट करो? और वो भी कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने फिर उसको दोबारा रिप्लाई किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने सपोर्ट में बोला तो सही, मेरा तो मीटर ही घूम गया था। भाई ठीक है, तुम्हें अगर कोई मसला है, तुम फ्रस्ट्रेट हो रही हो तो जस्ट गो, और बहुत से चैनल्स हैं। बट यार आप किसी को ऐसे डीमोटिवेट मत करो। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक कमेंट ना मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, बट मैं क्यों नहीं करी, पता नहीं क्यों मैंने रिमूव नहीं किया। मेरा दिल किया आंसर लिखूँ और इसको वैसे ही रहने दूँ। भाई ठीक है, आपको नहीं पसंद तो जाओ। क्योंकि जितने यहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं ना, वो मैंने इवन तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरे चैनल के बारे में ही मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे भाई, मतलब मेरी अपनी फैमिली जो बहुत क्लोज उनको पता है, बट मेरे रिलेटिव्स में मैं किसी को नहीं बताया कि मेरा कोई चैनल भी है या क्या। बिकॉज मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर कि जो जस्ट आगे करें। मुझे अपने लॉयल सब्सक्राइबर चाहिए जिनको नॉवेल्स का सच में शौक है। तो अब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 700 से ऊपर हो गए हैं, तो ये लोग, मुझे पता है कि मैंने इनमें से एक को भी नहीं कहा कि तुम लोग सब्सक्राइब करो। जो सुनते हैं, इवन तो मैंने अपने भाई के फ़ोन से खुद सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे ओरिजिनल चाहिए कि जो लोग नॉवल सुनते हैं, ताकि मुझे जब मेरे व्यूज़ आए तो मुझे पता चले। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे व्यूज़ मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा आते हैं, जिसका ये मतलब है क्योंकि मेरे जो वॉच टाइम था वो पहले महीने के अंदर ही पूरा हो गया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत लोगों का नहीं होता, मैंने बहुत देखा है कि नहीं होता उनका, और मेरा बहुत जल्दी वॉच टाइम पूरा हो गया था। और सब्सक्राइबर भी अभी मतलब हो जाएंगे, उस हिसाब से मेरी जल्दी हो रहा है एज अ न्यू चैनल, तो बहुत आपके लिए स्लो स्लो होते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप जिस छोड़ दो उसको, बट जाके कमेंट में उसको बैड कहना या अपनी राय जो कि घर में आपसे कोई मांगे ना आपकी राय, और आप यहाँ पे आके अपनी मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं। भैया आपसे मांगे मैंने मशवरे, मैंने पूछा आपसे कि मुझे नॉवल रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं, और ऊपर से डिटाई तो देखो कि ना आपको छोड़ देना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। बहन तुम हो कौन? मैं तुमसे पूछ के मैं क्यों करूँ कि मुझे करना है कि नहीं करना? भाई मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ, तुम्हारे कहने से क्या मैं बंद कर दूँगी? क्या तुम्हारे कहने पे मैंने चैनल बनाया था? नहीं ना। एक लड़की हो तुम, और अगर तुम नहीं सुनोगी तो क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर नहीं सुन रहा कोई तो नहीं सुने, अगर कोई सुन रहा है तो उसको सुनने दो, तुम अपना काम करो। अगर तुम्हें इतना मसला है तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, लड़कियों की बहुत प्यारी आवाज़ें हैं। कुछ लड़कियों की मैं खुद सुनती हूँ यूट्यूब पे नॉवेल्स, मैंने पहले ऐसे ही करती थी। वहाँ जाओ, आराम से उनके नॉवेल्स सुनो, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। और अगर कुछ चैनल्स का नहीं पता तो कमेंट में कहो कि मुझे अच्छा चैनल के बारे में बता दे, मैं खुद तुम्हें 3-4 चैनल्स के नाम दूंगी, इन पे जाके सुनो। बहुत अच्छी वॉइस है, बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं, वहाँ जाके सुनो। बट प्लीज़ अपने सस्ते मशवरे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे नॉवल सुनना है, बराए मेहरबानी नॉवल सुने। ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा है मुझे बताएं। अच्छा कुछ लोग हैं वो कमेंट में बताते हैं कि आपने ये लफ्ज़ गलत पढ़ा, मुझे अच्छा लगता है। पता है, एक पिछला मैं नॉवल पढ़ा था, उसमें ना मैंने जुनेजो को मैं जॉनजू पढ़ती थी,
और उस लड़के ने इतना प्यारा मुझे आराम से मुझे बताया कि ना सिस के जुनेजो था जौन नहीं था। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आसान से, कोई और थी अगर कोई लड़की नेगेटिव वो ये कहती हाँ आपको तो नाम पढ़ना नहीं आ रहा, आपने तो ये पढ़ लिया। मतलब एक अगर आपको किसी चीज़ पे मतलब क्रिटिसाइज़ करना है कि ये कोई मसला है तो आप उसको अच्छे वे में कर सकते हो। मुझे काफ़ी लोगों ने स्टार्ट में कहा भी था जब सॉरी जब स्टार्ट में मेरी जो नॉवेल्स थे उनमें कुछ कुछ में था कि जब बिल्कुल स्टार्ट था तो मैं थोड़ा तेज़ पढ़ती थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा प्लीज़ आप थोड़ा आहिस्ता पढ़ें, और मैंने आहिस्ता ट्राई किया, और उन्हीं लोगों ने मुझे दूसरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में कहा कि वाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो दूसरे को पॉजिटिव मतलब जो होता मतलब अगर आप पॉजिटिव मुझे तनकीद कर रहे हैं ना, मुझे उसका ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई करती हूँ, अच्छा खुशी वाला रिप्लाई करती हूँ कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से किया। बट जब नेगेटिव कमेंट करोगे ना तो मैं तो भाई मुझसे इतनी बात, मैं घर वालों की अपनी छोटी सी बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं नहीं कर सकती। और इग्नोर तो सॉरी इग्नोर तो मुझसे होता ही नहीं है। अच्छा ना, मैं लंबा सा बोल चुकी हूँ क्योंकि ये नॉवल बहुत शॉर्ट था और पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वो सारे जो है कमेंट्स पढ़े हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा जब मुझे उसने कहा। तो लेट्स चेंज द टॉपिक और एक तो मुझे खांसी भी हो रही है। चलें आए आप स्टार्ट करते हैं। जो मेरा नावल है आज का, बाजी इसका नाम है, और इसकी राइटर है सोफिया ख़ान। और ये बहुत ही शॉर्ट नावल है, तो जो लोग मेरे बातों से थोड़ा डिस्टर्ब हुए उनके लिए सॉरी, पर जिनको मैं सुनाना चाहती थी अगर वो सुन लें तो वेल एंड गुड। और मुझे पता है जो लोग मतलब जिनको सच में नावल्स का होता है ना, वो सिर्फ नावल ही पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए आए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरी हिमायत में बोले, जिनको मेरा मतलब स्टाइल अच्छा लगा रीड करने का, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे जो है आपकी वजह से तो मैं रीड कर रही हूँ, जो खुद भी बहुत शौक है। लेकिन चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ब्लू जीन्स के साथ वाइट लॉन्ग शर्ट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सांवली रंगत ने उसकी खूबसूरती में और इजाफा किया था। ओह शिट, लगता है मैं लेट हो गई। यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल होते वो खुद से बड़बड़ाई। आज इसका यूनि में पहला दिन था। इंतहाई पुरसकून अंदाज से चलती वो अपनी क्लास के सामने रुकी, फिर अंदर मौजूद प्रोफेसर से इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलते ही वो आकर दरमियान में अकेली बैठी एक इंतहाई मॉडर्न लड़की के साथ विराजमान हो गई। लड़की ने नागवार सी नज़र इस पर डाली तो वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें पटपटा कर दिखाते हुए अपने साथ बैठी मेकअप की दुकान से मुखातिब हुई। हाय, आई एम माहा हमदानी एंड यू। जबकि साथ वाली ने बेदिली से सिर्फ रानिया शिराजी बोलकर एहसान अजीम किया। माहा ने इसे हज़ारों गालियों से नवाजा। क्लास ख़त्म हुई तो सब बाहर आ गए। वो भी ग्राउंड में चल दी। वो सब सीक्रेट रूम में मौजूद थे जहाँ एक ख़ास मीटिंग चल रही थी। आजी साहब ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। मैं यहाँ आप सबकी मुलाकात एक बहुत ही बहादुर और निडर नौजवान से करवाना चाहता हूँ, SP अरमान खान। हमने ये अहम मिशन इनके सपुर्द किया है, जिसकी निगरानी ये करेंगे, और इंस्पेक्टर दानियाल आप इनके मातहत काम करेंगे। हमें पता चला है कि ISI भी इस पर काम कर रही है। हम भी बाद में इनको ज्वाइन करेंगे। अपनी बात मुकम्मल करके इन्होंने सबकी तरफ देखकर पूछा, एनी ऑब्जेक्शंस? नो सर। SP साहब आप आज ही अपने मिशन पर काम करें। बाकी डिटेल आपको मिल चुकी है। ओके सर। मीटिंग रूम से सब बाहर आए थे। वो अपने रूम में आराम कर रही थी जब इसके मोबाइल की घंटी बजी। इसने फौरन मोबाइल उठाकर कान से लगाया। पता नहीं आगे से क्या बात की गई। वो ओके बोलकर फ़ोन बंद करती जल्दी से उठी, अपना मखसूस ब्लैक लिबास और हुडी पहनकर मंजिल पर रवाना हुई। रात का अंधेरा हरसू फैल चुका था। दो नफूस एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, दो अलग रास्तों से। जैसे ही वो शख्स फ़ोन कान से हटाकर पलटा, किसी ने इसकी गर्दन से पकड़कर इसी लम्हे सांस लेने का मौका दिए बगैर दुनिया से आज़ादी दे दी। ट्रकों पर मौजूद ड्रग्स और असलहे को आग लगाकर अपनी एक छाप मरे हुए आदमी के बाजू पर छोड़कर जैसे आया था वैसे ही चला गया था, क्योंकि अपनी स्नाइपर गन से वो दूसरे आदमियों का पहले ही खात्मा कर चुका था। अरमान वहाँ पहुँचा तो इसे सब ख़त्म मिला। वो भी इसी काम के लिए आया था, मगर पहले आने वाला इससे ज़्यादा होशियार था। अरमान ने जब मरे हुए आदमी के बाजू पर डेथ का निशान देखा तो वापसी की राह ली, क्योंकि एक बार फिर इसका शिकार कोई और खेल गया था। सुबह माहा की आंख खुली तो यूनी से सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। जल्दी से फ्रेश होकर अपनी ब्लू जीन्स के ऊपर ब्राउन शॉर्ट फ्रॉक पहनकर सिर्फ चाय पी जो कि इसकी टेबल पर मौजूद थी हमेशा की तरह, और फिर रैश ड्राइविंग करते हुए वो यूनी पहुंची।
साइम आज पहली बार यूनी आया था। ये इसका यूनी में पहला दिन था। वो क्लास में दाखिल हुआ तो सब ने इसे ऐसे देखा जैसे कोई और ही मखलूक आ गए हो। महा ने जब इस मासूम से लड़के को देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत मासूम और डरपोक लग रहा था। वो जाके अली के साथ बैठ गया। अली एक बिगड़ा हुआ नवाब ज़्यादा था, जिसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अली बहुत से गैर कानूनी कामों में भी मुलविस था। अब रानिया और माहा की भी थोड़ी सी बहुत दोस्ती हो गई थी। माहा यूनी की पिछली साइड की तरफ जा रही थी, क्योंकि इसने अपनी नई नवेली दोस्त रानी को जाते देखा था। तजस्सुस की मारी माहा भी चल पड़ी पीछे। जब वो किसी चीज़ से टकराई, इसे तो दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। हाय अम्मा मर गई, हाय मेरा सर किस दीवार से बच गया। जब सामने देखा तो एक लड़का खड़ा घूर रहा था। बस फिर क्या था, इस लड़के को सुना डाला अपना भाषण। कमीने, शर्म नहीं आती क्या, इतनी जोर से मेरा सर फोड़ डाला तुमने। हालांकि गलती मिस माहा की थी, कि अपनी थी, मगर फिर वही बात माने कौन। वो लड़का इसे कड़े तेवरों से देखता बाजू से बढ़कर यूनिस के ग्राउंड में ले आया। ओ हेलो मिस्टर XYZ, मुझे क्यों इधर पकड़ कर लाए तुम। वो गुर्राई थी, सामने वाला जा चुका था। हमदानी हाउस पहुंचकर इसने गुस्से से अपना बैग सोफे पर लटका लिया। पता नहीं क्या, हाँ कमीना समझता क्या है खुद को। मैंने इतनी गालियां दी, मुंह तो जैसे सी कर आया था। मैं भी इसका मुंह तोड़ दूंगी। फिर जब अपने सर का ख्याल आया तो शक्ल रोने जैसी बना ली। उफ अरमान, मैं सोच रहा था कि हमें सबसे पहले इस डेथ का पता लगाना चाहिए। दानियाल ने अपनी बात मुकम्मल करके जब इसकी तरफ देखा, अरमान तो किसी और ही जहान में गुम था। अरमान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसने अरमान को हिलाया तो वो होश में आया। हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम। मैं सोच रहा था कि पहले हमें इस डेथ को अब देखो यहाँ पे ना वर्ड्स मिसिंग है, ठीक है। मैं जब PDF पढ़ती हूँ इसलिए मैं साथ PDF शो करती हूँ, कि ताकि जो मिस्टेक्स है ना, फिर लोग कहते हैं आप गलत पढ़ी हैं। देखें अगर आंखें खोल के देखो तो ये लिखा ही गलत हुआ है, तो अब मैं क्या करूँ। दरमियान से इसलिए मैं ज़्यादा होती हूँ, वरना मेरी उर्दू अच्छी है। हमें इस डेथ का पता लगाना चाहिए। तो मैं भी तो यही बोल रहा था ना, कोई लोरी सुना रहा था क्या, दानियाल ने चिढ़ कर कहा। तो अरमान हंस पड़ा। अरमान और दानियाल बचपन के दोस्त थे। वो अपने ब्लैक लिबास में गहरी नीली आंखों से इस शख्स की गर्दन दबोचे दूसरी बार अपना सवाल दोहरा रही थी। इसके होठों ने आखिरी बार हरकत की, सिवाय इसकी नीली आंखों के बाकी चेहरा एक ब्लैक मास्क में छुपाया था। फिर भी इसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। बोल, तेरा मालिक कौन है। जब 20 सेकंड तक जवाब ना मिला तो इसने एक ही झटके से इसकी गर्दन मरोड़ दी। बस एक कड़क की आवाज़ के बाद इस आदमी का वजूद साकित पड़ा था। वो मुड़ी और AR, जो कि इसके काबिल एतमाद बंदे थे, इनकी बोली लाश, अब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी लाश को ठिकाने लगा, इनको बोली लाश ठिकाने लगा दो, ठीक है। अब ऐसे जब जुमले लिखे जाते हैं ना, तो आपको नहीं पता चलता कि आपने कहाँ रुकना है, कहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट, क्योंकि ये कि रो में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लोग ज़ाहिर बात है जो लिखते हैं तो उनको पता होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ गैप नहीं है, तो जो पढ़ने वाला होता है उसको ये एक ही लाइन लिखती है, बट जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2 अलग डायलॉग है बंदे के, ठीक है। देते हैं। वो अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था, और क्यों ना चिल्लाता, इसका अच्छा खासा नुकसान जो हो गया था इस डेथ को, तो मैं गुस्से से इसने करीब रखा गुलदान दीवार में दे मारा। इसके अहम आदमी एक एक करके मारे जा रहे थे। वो अपना आधा जला चेहरा छुपाए जो कि इंतहाई खौफनाक लगता था, फ़ोन पर अपने आदमियों को हदायत देकर सुकून से बैठा। अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके किसी आदमी ने आज तक इसे नहीं देखा था। डेथ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ वो गेम खेलने लगा हूँ कि जीत सिर्फ मेरी होगी, बादशाह की। बस वो सो रही थी जब अपने बालों में चलते नरम और शफकत भरे लम्स को महसूस करके इसकी आंखें खोली और इन हाथों को अपने होठों के साथ लगाकर इस मेहरबान इंसान के गले लगकर बोली, बाबा जानी आप फिर लेट हैं। आपको पता है ना कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मगर आप फिर भी देर करते हो आने में। अपनी नाजुक सी बेटी का मुंह बना देखकर नदीम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेरा शेर बच्चा अपने बाबा को मिस कर रहा था क्या। इसी तरह वो भी अपने बाबा के गिले शिकवे करते नींद की वादियों में खो गई। नदीम साहब भी इसके माथे पर बोसा देकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। यूनी में इनकी क्लासेस शुरू हुए 1 महीना हो गया था। माह को वो लड़का फिर नहीं नजर आया था। माह की रानिया से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसमें ज़्यादा किरदार माह का ही था, जबकि इसे ये भी पता चला था कि अली रानिया का मंगेतर है। माह जब साइम को देखती तो हमेशा सोच में पड़ जाती। इससे लगता था कि साइम में एक
गहरा राज है। इसने साइम से बात करने की कोशिश की, मगर साइम किसी के साथ ज़्यादा बात करता ही नहीं था। और मुझे क्यों लग रहा है कि साइम शायद हमारा हीरो है, मतलब जो हमारा अरमान था, क्या पता वो भेस बदल के हमारा हीरो आया हो सकता है, ठीक है, मे बी। और महा तो हमारी हीरोइन है ही, बट मुझे लगता है कि महा वो जो डेथ नहीं है वो शायद महा हो। मे बी आई एम रॉन्ग, बट एक गेस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अरमान घर गया तो देखा कि इसकी छुटकी सोफे पर बैठी रोने का शुक्र फरमा रही है। बेचारी अम्मा भी इसको चुप करवाने के चक्कर में हलकान होती जा रही हैं। अरमान को देखकर वो किचन की तरफ चल दी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ारा को अरमान ही चुप करवा सकता है। गुड़िया में क्या सोच रहा था कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये सुनना था कि ज़ारा मैडम की सारी परेशानी जाती रही। जल्दी से उठ खड़ी हुई। अरमान भी मुस्कुरा दिया अपनी गुड़िया को देखकर, क्योंकि वो जानता था जब तक ज़ारा को आइसक्रीम नहीं ना मिलनी, इसकी नाराज़गी ख़त्म नहीं होनी। ज़ारा और अरमान के वालिदैन 8 साल पहले एक हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए थे, जबकि 10 साला ज़ारा की जिम्मेदारी भी 18 साल का अरमान के कंधे पर आ गई। इसने ज़ारा को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पापा, मैं आज आपके साथ आइसक्रीम खानी है, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली। तो फिर चलो, महा कोई फरमाइश करे और इसके बाबा पूरी ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। अरमान ज़ारा को गाड़ी में बिठाकर वापस पलटा तो दरवाजे से निकलती महा से टकरा गया। गलती महा की थी। महा ने जब सामने वाले को देखा तो इसका मीटर घूमा। तुम मेरा पीछा कर रहे हो लोफर इंसान। अभी वो कुछ और कहती जब अपने बाबा की आवाज़ सुनी। अरे अरमान बेटा, आप इधर। अरमान इनसे खुश असलूबी से मिला। नदीम साहब ने महा को कहा, महा, ये है SP अरमान, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। फिर अरमान ने इजाज़त ली तो वो दोनों भी अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। माँ खुद से बड़बड़ाती हुई गाड़ी में बैठी। हाँ, SP अरमान, हरकतें तो लोफरों वाली हैं। और मतलब देखा, ये इसको कॉलेज इसको यूनिवर्सिटी में एक बार मिल चुकी है, बट इसका मतलब जो साइम है वो ये नहीं है। साइम में भी जो इसका दोस्त दूसरा नहीं था, साइम इसके मतलब इसका एक और पार्टनर था ना, जिसको जब इस काम दिया तो कहते आप इसके अंडर काम करेंगे, शायद वो हो। रात की स्याही में एक साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ चलकर पाइप के जरिए सीधा बाल्टी में कूदा। ज़रा सी आहट किए बगैर अपनी जेब से पिन निकाली और महारत से कमरे की खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर लॉकर को बड़ी महारत से खोलकर अंदर से नीले रंग की फाइल उठाई और फिर वापस पलटा। जैसे आया था वैसे की वैसे वापसी की राह ली। अपने काले लिबास के साथ वो अंधेरे का मुकम्मल हिस्सा लग रहा था। वो अभी अपनी बाइक के करीब पहुंचा ही था कि किसी ने पीछे से इसके सर पर पिस्टल रखी, मगर वो इस ब्लैक लिबास वाले के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आई, जैसे जानता हो कि क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। ये फाइल मेरे हवाले करो और बगैर कोई चालाकी किए मेरे साथ। अरमान के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब एक जोरदार किक इसकी पेट में लगी और पिस्टल भी दूर जा गिरी। इससे पहले कि अरमान कुछ समझने का मौका मिलता, वो ब्लैक लिबास वाला अरमान को विक्ट्री का निशान दिखाता अंधेरे में ही गायब हो गया। अरमान को एक बार फिर शिकार हाथ से जाने पर गुस्सा आया। अरमान दांत पीसता रह गया, क्योंकि एक बार फिर शिकार कोई और कर गया था। शौकत शहराजी के फ़ोन की घंटी ने सन्नाटे में एक इर्ताश पैदा किया था। फ़ोन की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमाता नंबर देखकर तो इसका गला खुश्क हुआ था। अपने होठों पर जबान फेरकर इनको तर किया था जब अचानक फ़ोन से चिंगारती आवाज़ ने इसके कानों के पर्दे हिला दिए थे। कौन सा सस्ता नशा करके सोए थे शहराजी? शौकत के कुछ पल्ले ना पड़ा कि अचानक कौन सी मुसीबत आ गई है। वो ले गया फाइल जिसमें सबूत थे तुम्हारे धंधे के। शौकत की बनती रंगत जर्द हुई थी ये सुन के। कौन ले गया ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब जो भी करो वो फाइल मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। शौकत की आंखों में खून उतर आया। SP अरमान, अगर तूने ये हरकत तुम्हारी है, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। फिर इसने अपने सिक्योरिटी रूम में जाकर फुटेज चेक की। इसमें भी कुछ नहीं था, क्योंकि इसके कैमरे हैक किए गए थे। अरमान के मोबाइल की रिंगटोन बजी तो एक अननोन नंबर से मैसेज आया। SP, अगली दफ़ा अपने दुश्मन को मौका देने के बजाय उड़ा देना, इससे पहले कि वो तुम्हें उड़ा दे। अरमान ने कॉल की तो नंबर बंद था। जब फिर से अरमान के मोबाइल पर कॉल आई। SP अरमान, तुमने मुझसे दुश्मनी पालकर अच्छा नहीं किया। जितनी हवाओं में तू उड़ा है, तेरे पर न काट दिए तो मैं भी शौकत नहीं। फिर फ़ोन बंद। अरमान को अपनी कोई फिक्र नहीं थी। इसके पास सिर्फ ज़ारा थी। मैं भी देखता हूँ कैसे मेरे पर काटता है। मीटिंग रूम में 3 नफूस मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर मेजर राशिद, जबकि बाईं तरफ कैप्टन रामिश और दाईं तरफ इनकी एजेंसी के सीक्रेट एजेंट। हमें अपने वर्क में तेज़ी लानी होगी। अब वो लोग ड्रग्स और असले की बड़ी खेप हासिल करने वाले हैं।
लड़कियों के बदले अब हमें दुश्मन को इसके अंदर घुसकर मारना होगा। अब से हमें पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा। अच्छा, अब से हमें पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा। ओके, सब्र करो। तो ये जो हमारी हीरोइन है ना, वहाँ शायद ये सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। और जो हमारा हीरो है वो पुलिस में है, तो इस तरह शायद हो, ठीक है। और ये डेथ जो है वो हमारी हीरोइन ही होगी। मगर सर, दाईं तरफ मौजूद ऑफिसर की आवाज़ आई। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हमें मालूम है ऑफिसर, ये मिशन खुफिया होगा। ओके सर। वो लोग परसों इसी जगह मीटिंग में हमें ज्वाइन करेंगे। ये कहते ही मेजर ने अपनी बात का अख्ताम किया था। ज़ारा अम्मा भी को लाउंज में दाखिल होते देख दौड़कर इनके पास गई थी। अम्मा भी, मेरी कैरियर लाई है ना आप? लड़की सांस तो लोग कैसी हो? हाय अम्मा भी, आप कितनी अच्छी हैं। ज़ारा ने मस्के लगाते हुए कहा था। ज़रा पुत्तर, तुसी मैनू मस्के ना लगाओ। ज़ारा पुत्तर, ठीक है, आगे पंजाबी लिखा है। ज़ारा पुत्तर, तुसी मैनू मस्के ना लगाओ। मैं है ना बना के आई कैरियाँ चार्ट के साथ। थोड़ी पंजाबी लिखी है तो पंजाबी में इतनी अच्छी नहीं है, तो जस्ट आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ये पंजाबी लिखी है तो पंजाबी मुझे इतनी अच्छी पढ़ने नहीं आती, ठीक है। ये सुनते ही ज़ारा के मुंह में पानी आया था। तुम्हें सब समझ आ गई है ना? शाम तक ये लड़की मुझे चाहिए। किसी को कानो कान खबर ना हो, और अपने कुछ आदमी इस एसपी पर अटैक के लिए भेजो। मारना नहीं है, बस ड्यूटी के काबिल ना रहे। शिराजी के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट आई थी। बेचारी एसपी, बेचारा होगा शायद। वो थाने के लिए निकला था जब एक सुनसान सड़क पर एक गोली इसकी गाड़ी के टायर पर आके लगी थी। गाड़ी झटके से रुकी थी। 2 गाड़ियों ने अरमान की गाड़ियों को घेरा था। 2 आदमियों ने अरमान को गाड़ी से निकाला था। अरमान ने जब अपनी पिस्टल ढूंढनी चाही तो याद आया कि वो तो घर भूल आया था। एसपी अरमान तो तैयार होना मगरूर होने के लिए। ये क्या लाइन लिखी है? एसपी अरमान तो तैयार होना, हाँ, मगरूर होने के लिए। पता नहीं क्या है। इससे पहले कि वो आदमी अरमान की टांगों पर गोली चला था, एक गोली इसकी पिस्टल वाले हाथ पर आके लगी थी। फिर अचानक से इसके आदमियों पर फायरिंग शुरू हो गई थी। गोली चलाने वाली एक लड़की थी। जब अरमान की नज़र इस पर पड़ी तो इसकी आंखें मारे हैरत की खुली रह गई। एसपी, पीछे घूरना बंद करो, खुद को बचाओ। ये कहते हुए इस लड़की ने पिस्टल अरमान की तरफ फेंकी थी, जिसे अरमान ने फुर्ती से पकड़कर फायरिंग की थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद सारे आदमी मारे गए थे। गाड़ी में बैठो, ये कहते ही इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। माहा ने इसकी हाथ से अपनी पिस्टल ले ली। ओके, मेरा शक सही था कि ये उसमें है। जब अरमान की आवाज़ इससे सुनाई दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कुछ चीज़ें नाकाबिल हुआ करती हैं। माहा ने इसकी बात दरमियान में ही काटी थी। इसे इसके थाने छोड़ो, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई थी। ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई थी। अरमान सोचों में गुम हो चुका था। क्या माहा? वो यकीन नहीं कर पा रहा था। कॉलेज से वापसी पर ज़ारा की गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई थी। ड्राइवर तो बेहोश हो चुका था क्योंकि इसको गोली लगी थी, जबकि ज़ारा को अपनी गर्दन में सुई चुभती महसूस हुई और वो होश हर्ट से बेगाना हुई थी। काम हो गया है साहब, लड़की आपके फार्म हाउस में है। यह सुनकर शौकत शराजी ने कहका लगाया था। वो इस वक्त रानिया की पार्टी में मौजूद थी, जो कि रानिया और अली की खुशी में रानिया के वालिद के फार्म हाउस में रखी गई थी। वहाँ पिंक फ्रॉक में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो सब हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे। वो सब हराम मशरूब थामे, कुछ डांस करने में और कुछ खुशगपियों में मसरूफ़ थे, क्योंकि ये इनके लिए एक आम सी बात थी। वहाँ एक तरफ जाने ही लगी थी कि इसकी नज़र चारों तरफ कैमरों की तरफ गई। वो खुद को कोस कर रह गई कि वो ये बात कैसे भूल गई, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वहीं एक और शख्स भी था जो इस पार्टी को लाइव देख रहा था। जब इसकी नज़र पिंक फ्रॉक वाली लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो फिर वो पलकें झपकना भूल गया, और जो चीज़ बादशाह की नज़रों में आ जाए वो बादशाह से बच नहीं सकती। अरमान थाने में दानियाल के साथ एक केस डिस्कस कर रहा था जब इसके फ़ोन में बेल बजी। वो दूसरी, अब देखो यहाँ पे ना डरी लिखा है, वो दूसरी तरफ से जो इसे कहा गया, और जो दूसरे, अब यहाँ पे ये वर्ड ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, मेरी इसमें गलती नहीं है। और दूसरी तरफ से जो इसे कहा गया, इसे लगा कि पिघलता हुआ शीशा इसके कानों में उंडेला गया है। वो जल्दी से उठा था। जब दानियाल ने पूछा, खैरियत ही तो नहीं है?
ज़ारा अभी तक घर नहीं पहुंची है और ना ड्राइवर कॉल पिक कर रहा है। क्या पता ज़ारा किसी दोस्त की तरफ चली गई हो। नहीं, वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। कहीं ज़ारा, इससे आगे वो सोच भी नहीं सका था। शौकत शिराजी, अगर तुमने कोई हरकत की है तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अरमान ज़ारा के कॉलेज की तरफ गाड़ी भगा कर ले गया। रास्ते में ही इसने ड्राइवर को गाड़ी के पास जख्मी हालत में देखा, जहां इस आसपास बहुत से लोग खड़े तमाशे देख रहे थे। किसी ने इतनी जहमत नहीं की थी कि एम्बुलेंस को कॉल करे। हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर ऐसी वाक़यात हो जाएं तो बजाय इसके कि हादसे का शिकार होने वाले की मदद की जाए, तमाशा देखा जाता है और इसकी कीमती चीज़ों पर भी हाथ साफ कर लिया जाता है। मरने वाला मरता है तो मरे, परवाह किसे है। अरमान ने ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ऑपरेशन के बाद जब अरमान इनसे मिलने गया तो इन्होंने हाथ जोड़ दिए। साहब, मैं ज़ारा बेटी को नहीं बचा सका, वो लोग ले गए हमारी ज़ारा को। अरमान ने इसे हौसला दिया। रहमत चाचा, आपने बहुत कोशिश की। क्या आपने इनमें से किसी को देखा? नहीं साहब, वो लोग अपने चेहरे ढांपे हुए थे। अरमान ने बहुत तलाश किया मगर ज़ारा न मिली। इनकी तयशुदा मीटिंग कैंसिल हो गई थी। फ़ोन पर ही सबको ब्रीफिंग दे दी गई थी, जबकि अरमान को किसी भी खतरे की सूरत में बाकियों की बैक प्रोटेक्शन करनी थी। यूं ही आते हुए रानिया की गाड़ी के सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आई तो रानिया ने जल्दी से ब्रेक लगाई और गुस्से से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। तुम्हें नज़र नहीं आता? खुद को तो मरने के शौक चढ़ा है बुढ़िया को। मुझे भी मरवाने का इरादा था क्या? रानिया इस बूढ़ी औरत को बोल रही थी जब अचानक किसी ने इसके नाजुक नाक पर रुमाल रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास खो रही थी। अब यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, ठीक है, देख लें आप लोग, मिसिंग वर्ड है तो प्लीज़ मुझे कुछ मत कहा करें। कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं तभी मैं रुकती हूँ, वरना मेरी रीडिंग अच्छी है। कहीं गलत पढ़ लूँ तो बहुत कम ऐसा होता है, बट कहीं पढ़ लूँ तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स ही मिसिंग है तो मैं खुद से फिर जो वर्ड मुझे लगता है यहाँ पे आना चाहिए वो करके मैं पढ़ लेती हूँ। साइम आज गुमसुम सा ग्राउंड में बैठा था जब एक लड़का इसके पास आकर बोला, साइम, तुम्हें प्रोफेसर आकिब तुम्हें इस रूम में बुला रहे हैं। यूनी के एंड में बने रूम की तरफ इशारा करते हुए वो बोला था। वो सोचे में गुम इस रूम की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ किसी ने इसकी गर्दन की नाजुक रग पर दबाव डाला। इससे पहले कि वो गिरता किसी ने इसे सहारा दिया था। इसे बेहोश करने वाले इंसान ने अपने साथ मौजूद 2 आदमियों को सर से इशारा किया तो वो लोग बेहोश वजूद को अपने साथ इस तरफ ले गए कि जैसे कोई इंसान खुद चलकर जा रहा हो। रानिया एक अंधेरे कमरे में बंद पड़ी थी। इसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे। जैसे जैसे इसको होश आ रहा था इसको लग रहा था कि इसका सर घूम रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास बहाल हुए। अपने आप को अंधेरे कमरे में पाकर इसकी रूह फना हुई। ये मैं कहाँ हूँ? जब अचानक से दरवाज़ा खुला था। कोई ब्लैक लिबास में अंदर आया था जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी जिनमें इस वक्त सिर्फ वहशत थी। रानिया ने बालों से पकड़कर रानिया को, अब यहाँ पे रानिया लिखा है, ठीक है, रानिया को बालों से पकड़कर वो इंसान इसको घसीटते हुए बाहर लाया था। जब सायम को होश आया तो इसने अपने आप को दोस्तों के दरमियान बंधा हुआ पाया। आहिस्ता आहिस्ता इसे याद आने लगा कि इसे तो प्रोफेसर साहब ने बुलाया था, तो फिर वो वहाँ कैसे है? इससे पहले कि वो अपने बचाव की कोशिश करता जब सामने इसकी नज़र पड़ी तो किसी ने रानिया के गले पर चाकू की नोक रखी हुई थी। रानिया तो इसे भी चाहिए थी। इसने रानिया को पकड़ने के लिए ही तो इसने ये सब किया था। चाकू की नोक का दबाव रानिया के गले पर पड़ा तो खून की लकीर इसकी गर्दन से निकली। सैम की आवाज़ इस तक आई थी, इसको मत मारो। तो क्या तुम्हें मार दूं? दूसरी तरफ से सर्द आवाज़ आई थी। इसने फिर से रानिया की गर्दन पर दबाव बढ़ाया था। रानिया की सिसकी निकली थी। दर्द की शिद्दत से इसकी आंखें बंद हो रही थी। प्लीज़ इसे जाने दो, इसे मत मारो। वो चिल्ला रहा था। डर की वजह से इसका जिस्म कांप रहा था। वो सामने मौजूद जिसे फरियाद कर रहा था वो तो रहम करने वालों में से ही नहीं था। मैं थी ही नहीं। ओके तो वो है, क्या नाम है, लड़की है, मतलब वो डेथ है, लड़की है, देते हैं। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, इसे मत मारो, तुम जो कहोगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही इसकी नीली आंखों में अजीब चमक आई थी, जैसे एक शिकारी को कि अपने शिकार को गिरफ्त में लेने वक्त आती है। वो इसके सामने आई और एक अदा से अपने दूसरे हाथ में पकड़ा पिस्टल इसके दिल के ऐन मुकाम पर रखा। वो कांप ही तो उठा था। चलो छोड़ दिया इसे, तुम्हें अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करना होगा, वरना तुम जानते हो मुझे इस लड़की को जिंदा रखने का कोई शौक नहीं। वो अपनी बात कहकर पलटी, जबकि इसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ अदा हुआ था, निकाह। निकाह का लफ्ज़ सुनते ही गैर इरादी तौर पर इसकी आंखों के सामने एक सांवला सलोना चेहरा आया था। मुझे मंजूर है, मजबूत लहजे में कहा गया था। गुड, तो मौलवी साहब को लेकर आओ। इसने अपने आदमी को हुक्म दिया था। रानिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है
और ये लड़का इसकी जान बचाने के लिए क्यों कर रहा है ये सब। रानी को दोबारा से अंधेरे के कमरे में बंद कर दिया गया था। मौलवी साहब जैसे ही आए, इसने कहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करें। इनके सामने कुछ पेपर रखे गए थे जिनमें दूल्हा और दुल्हन की ज़रूरी मालूमात थी। वह हनूज अपने ब्लैक लिबास में थी। हाँ, मगर फ़र्क सिर्फ इतना आया था कि इसके सर पर के पास खड़ी एक औरत ने लाल चुनरी ओढ़ाई थी। ये अपनी तर्ज का अनोखा निकाह था। मौलवी साहब ने दुल्हन से इजाबा कबूल करवाने के बाद अपने कदम दूल्हे की तरफ बढ़ाते, क्योंकि इसे काफ़ी फासले पर बिठाया गया था और ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, कि लड़की गन पॉइंट पे लिखा कर ये लड़के से। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये लड़की हमारी माहा है और ये लड़का जो है वो हमारा हीरो होगा, अरमान। देखते हैं। अच्छा, अरमान, यही अरमान, ये देखा, अरमान खान वल्द बिलाल खान। क्या आपको? अरमान ने फ़ौरन नज़रें उठाई थी। अपना असल नाम सुनकर इसके 14 तबक रोशन हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पीछे खड़े एक आदमी ने इसके कान में सरगोशी की थी। एसपी, अगर चाहते हो कि ज़ारा सही सलामत मिल जाए तो चुपचाप वही करो जो कहा गया है, क्योंकि दत्त के सिवा कोई शख्स ज़ारा को नहीं बचा सकता। इसे नहीं पता था कि इसके साथ हो क्या रहा है। इसने किसी गहरी सोच में 3 बार कबूल से कहा। इसको तो अपने शरीके हयात का नाम ही नहीं पता था। इसे होश तो तब आया जब किसी ने इसके सामने मिठाई की। लो एसपी, मेरे निकाह की मिठाई खाओ। ओह, मेरे नहीं, हमारे निकाह की। जबकि अरमान गौर से इसकी तरफ देख रहा था जैसे कुछ खोज रहा हो। एसपी, ऐसे ना देखो, कहीं प्यार ना हो गया हो। कहीं प्यार हो गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। जबकि वो तो ये सोच रहा था कि इसकी असलियत कैसे पता चली। दत्त की बात सुनकर वो सटपटाया था और अपनी नज़रों का जाविया तब्दील किया था। कौन हो तुम? तुम्हारी बीवी? सीधा जवाब दिया गया था। अरमान को इससे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद थी नहीं थी। एसपी, इस लड़की को लेकर जा सकते हो। मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे थाने छोड़ आएंगे। अरमान के चेहरे पर लगा मास्क अब उतर चुका था, क्योंकि इसकी असलियत तो दत्त को पता चल ही चुकी थी। अरमान ने रानिया को थाने में बंद किया, क्योंकि इसके खिलाफ लड़कियों को ड्रग्स देने और इन्हें गैंग के हवाले करने का इल्ज़ाम था। अजान के बाद रिकॉर्ड करती हूँ आगे। हाँ तो शीदे, तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? बादशाह ने हाथों में बैंड पहने लंबे बालों वाले लड़के से पूछा। अब ये बालों वाला 2 बार लिखा हुआ है, तो मैंने भी सब पढ़ लिया 2 बारी। जी हजूर, तुम्हें पता है हमारे लिए काम करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। यहाँ मौत सर पर सवार रहती है। गद्दार को मैं दूसरा सांस लेने का मौका नहीं दिया करता। बादशाह इसके चेहरे पर कुछ खोज रहा था, जबकि वो शख्स किसी भी किस्म के तासुर जाहिर किए बगैर खड़ा था। चलो एक काम करो मेरा, फिर मैं तुम्हें अपने ख़ास आदमियों में शामिल कर दूंगा। यह सुनते ही इसकी आंखों में चमक आई थी। आप हुक्म करें, तुम्हें डाटा मिल जाएगा। एक लड़की को मेरे पास लाना है, और हाँ, कोई आम लड़की नहीं, मेजर की बेटी है। तुम्हारी होशियारी और बहादुरी भी देख लेते हैं। एसपी, तुम्हें मेरे पापा नहीं छोड़ेंगे। तुम मौत को तरसोगे और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुमने मुझे यहाँ क्यों कह दिया है? अरमान ने इसकी गर्दन दबोची थी। छोड़ दो मुझे दरिंदे। रानिया बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज हलक से निकाले। मुझे पता था तुम्हारा बाप तुम्हें वहाँ से निकाल लेगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया। और पता है कि मैंने तुम्हारे पुलिस की कैद से फरार की न्यूज़ भी चलवा दी है। मैंने तुम्हारे पुलिस की कैद से फरार की न्यूज़ भी चलवा दी है। तुम्हारे बाप के कुत्ते तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, मगर अफसोस वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकते। ये कहते ही झटके से इसकी गर्दन छोड़ी थी। मेरे पापा तुम्हारी बहन को मार देंगे मुझे कुछ हुआ तो। रानिया ने सांस बहाल करते हुए कहा, तुम्हारा बाप मेरी बहन को नहीं मारेगा, क्योंकि इसे पता है कि तुम मेरी कैद में हो और तुम्हारे सो कॉल्ड मंगेतर की बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करवा दूंगा। वो पा के एक वीरान गोशे में बैठी न जाने किस सोच में थी कि किसी ने अचानक इसकी गर्दन के एक नाजुक हिस्से पर वार किया। इससे कुछ भी समझने से पहले वो बेहोश हो गई थी। इसको बेहोश करने वाले इसको गाड़ी में डालकर मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। काम हो गया है हजूर, मेजर की बेटी आपके कदमों में होगी बहुत जल्द। दूसरी तरफ बादशाह का मकरू कहका गूंजा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बंद आंखें खोली थी। इसको अपने सामने कुर्सी पर बैठे शख्स का धुंधला सा अक्स नजर आया था, तो होश में आ गई। तुम? मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? सब बताते हैं। इंतजार किस चीज़ का है लड़की? तुम इधर अपने बाप की वजह से हो। ये मेरे चेहरे पर निशान देख रही हो? तुम्हारे मेजर बाप की मनहूने मिन्नत है। अब मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगा। तुम जलील इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की वजह से वो लहरा कर जमीन बोस हुई थी। होंठ का किनारा फटने की वजह से खून की नन्ही लकीर नमूदार हुई थी। बांधो इसको यहाँ पर, और परसों जाने वाली लड़कियों के ग्रुप में इसको भी दुबई भेज देंगे। ये हुक्म सादिर करते वो बाहर निकल गया। अरमान शौकत शराजी के फार्म हाउस घर और इसके खुफिया ठिकानों पर छापे मार चुका था, मगर इसे कोई सबूत ना मिला था। वो अपनी सोच में गुम था कि इसके मोबाइल में घंटी बजी। दूसरी तरफ इसे जो बताया गया, इसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हो गई थी।
महा कहाँ जा सकती है? कहीं डेथ ने इसे नहीं, इसकी क्या दुश्मनी? नहीं, क्या पता इसे मेरी महा से मोहब्बत नहीं। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं तो खुद अपने दिल में मौजूद जज्बात से वाकिफ नहीं। पहले ज़ारा, अब महा। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा। महा ने अपने साथ बंदी इस छोटी लड़की को देखा जिसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। इसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। ओके, तो महा ही हमारे पास डेथ है, ठीक है। ये पहले ही मुझे इसका थोड़ा सा था, अब तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। अभी भी वो रोने का शुक्र फरमा रही थी। रोने से मसाइल हल हो सकते तो आज कोई भी परेशान ना होता, कोई तकलीफ में ना होता। तो मैं क्या करूं? हंसूं? कह के लगाऊं अपनी बेबसी पर? पता नहीं मेरे भैया किस हाल में होंगे। नहीं, तुम्हें खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो भेड़िए तुम्हें नोच खाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो आप अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर सकी? ज़ारा के सवाल पर माहा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। तुम कह सकती हो, माहा ने जवाब देकर सामने देखा था, जहाँ एक आदमी ने आकर इनके सामने खाना रखा था और इनके हाथ खोले थे और वापस चला गया था। खाना खा लो, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी, फिर हमें यहाँ से भागना भी तो है। ये सुनते ही ज़ारा के चेहरे पर चमक आई थी, एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। इन दोनों ने आराम से खाना खाया था। वो 3 लोग इस वक्त सीक्रेट पैलेस में मौजूद थे। सर, मेरी बहन और हमारी एक ऑफिसर का कुछ पता नहीं, कहाँ है, किस हाल में है। हम लोग खामोश क्यों हैं? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? दुश्मन बहुत होशियार और ख़तरनाक है। हमें दुश्मन को इसी की जाल में फंसाने के लिए किसी भी फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज करना चाहिए। यंग मैन, जहाँ तक बात है आपकी बहन और हमारे ऑफिसर की, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। ये बात करते हुए मेजर राशिद के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। हमें दुश्मन की नज़रों में आए बगैर काम करना है और अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। अगर दुश्मन को लगता है वो जीत रहा है तो इसको इसकी गफलत में रहने दो। क्या समझे जवान? समझ गया सर। अरमान ने अपना सर को खम देकर जवाब दिया हो। इस सब में अरमान एक इंसान को भूल चुका था। ये तो हमारे बाहर गली में लड़ाइयाँ हो रही है, तो आंटी आपस में लड़ रही हैं, तो सारी मेरी नावल के दरमियान आवाज़ आ रही है। मेरी बेटी एसपी के कब्ज़े में है और आप मुझसे बोल रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, तो भी ठीक है, तुम्हें खुद तो मंजरे आम पर लाने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो मैं नहीं रोकूंगा। जो करना है कर लो, फिर मुझसे उम्मीद मत रखना। और अगर इस सब में मेरा नाम कहीं भी आया तो मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा दुनिया से। फिर बादशाह से तुम वाकिफ़ हो, फिर कुछ करो, वरना मेरी बेटी को मार देगा। तो हम इसकी बहन को मार देंगे? बादशाह ने बेहिसी से कहा था, जैसे कोई जान ना हो गई, खिलौना हो गया। इसकी बहन चाहे मरे या जिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आओ यंग मैन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेजर राशिद ने अरमान को देखते हुए कहा, सर, मिस माहा का कुछ पता चला? हाँ, और तुम्हें भी इसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया है। हमें अपने खुफिया ज़राए से पता चला है कि माहा को भी इधर ही रखा गया है जहाँ पर तुम्हारी बहन ज़ारा को। सो हमारा काम आसान हो गया है और अब तुम्हें ज़ारा के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। माहा उसकी हिफाजत अच्छे से कर लेगी। मगर सर, ये सब? अरमान के जहन में मौजूद सवाल इसकी ज़बान पर आया। दुश्मन की चाल इस पर उलटने के लिए जो वो चाहता है वैसा होने दिया जाए, और जब इसे अंदाज़ा होगा तो इसी की गेम इस पर ही पलटी जा चुकी होगी। मतलब सर, मिस माहा ने खुद को इनके हवाले किया, मगर मुकम्मल प्लानिंग के साथ। माँ की बहादुरी और होशियारी का सोचते ही इसके चेहरे पर बिला इख्तियार मुस्कुराहट आई थी, जो किसी ख्याल के आने से फ़ौरन ही सिमटी थी। डेथ, ये ख्याल आते ही इसने सोचा, इस डाकू रानी से तो माँ अच्छी है, जिसने कोई रिश्ता ना होते हुए भी ज़ारा की सेफ्टी के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। और वो जिसने कहा था ज़ारा को इसके सिवा कोई नहीं बचा सकता, इसका कुछ अता पता ही नहीं है। किस सोच में गुम हो यंग मैन? मेजर राशिद ने अरमान को जब अपनी बात पर तवज्जो न देते हुए देखा तो पूछा, नो सर, कुछ नहीं। आप बताएं, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मिस माहा जैसे ही सारे सबूत ले लेंगी तभी आपको इधर रेड करना। किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहिए। ओके सर। ज़ारा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें एक लड़का आएगा लेने, चुपचाप इसके साथ चली जाना, वो तुम्हें महफूज मकाम तक पहुंचा देगा, समझ गई ना? और आप? ज़ारा ने मासूमियत से पूछा था। मैं भी बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी, माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसी वक्त एक लड़का इधर आया था खाने के बर्तन लेने। इसने माँ को थम्स अप का आखिरी कहा था पता नहीं आखिरी कहा था, लिखा हुआ है, थम्स अप का इशारा किया था और चला गया था। इसने सारा सिक्योरिटी सिस्टम 2 मिनट में हैक कर लिया था और इसका काम ज़ारा को लेकर निकला था। ज़ारा ने दरवाजे के बाहर गन पकड़ते लड़के से कहा, प्लीज़ भाई पानी ला दो। पहले तो इसने अजीब नज़रों से देखा, फिर अपने साथी को कुछ कहते पानी लेने चला गया। इससे पहले कि वो वापस आता, बाकी मौजूद
शख्स के सर पर किसी ने वार किया। वो बगैर किसी आवाज़ के इधर ही ढेर हो गया था। आने वाले ने बगैर किसी ताख़ीर के दरवाजे का लॉक खोला था और ज़ारा को लेकर महा को बेस्ट ऑफ लक कहता एहतियात से आगे बढ़ा था, जबकि महा अपना काम सर अंजाम देने निकली थी। दूसरी तरफ अरमान भी अपनी टीम के साथ रवाना हो चुका था। महा ने देखा सामने से एक कार जो कि पानी लेने गया था वापस आ रहा है। वो जल्दी से पिलर की ओर में हो गई। जैसे ही वो शख्स करीब से गुजरा, इसकी गर्दन पर इस अंदाज से वार किया गया कि इसे संभलने का मौका ही ना मिला। इसने देखा जब अपने कामों में मसरूफ थे, जिनमें से 2 गार्ड्स एक कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, जिससे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि यही बादशाह का कमरा है। और महा इसी तरफ बढ़ी थी जब इसे आवाज़ सुनाई दी, ए रुको। वहाँ आगे बढ़ रही थी जब इसे अपने पीछे से आवाज़ आई। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन लेती, किसी ने पीछे से इस आदमी की गर्दन पर फुर्ती से वार किया और वो शख्स ज़मीन पर ढेर हो गया। रामिश, तुम इधर क्या कर रहे हो? महा ने सरगोशीनुमा आवाज़ में कैप्टन रामिश से पूछा। मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मिस महा? इन दरिंदों के बीच मुझे आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी कैप्टन। महा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर कहा, क्या मैंने आपसे कहा था कि आपको ज़ारा को लेकर फ़ौरन निकलना है? जाएं अब, मगर इट्स माई ऑर्डर्स कैप्टन। इट्स माई ऑर्डर्स कैप्टन, गो फास्ट। महा ने रामिश को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर कहा था। रामिश और ज़ारा के चाहते ही वो भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ी थी। रामिश ज़ारा को लेकर एहतियात से आगे बढ़ा था जब एक कमरे के पास से गुजरते इसने वहाँ से एक चादर उठाई थी। वो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। महा और एसपी अरमान को भी अच्छी तरह बता चुका था। लो, ये ओढ़ लो और चुपचाप चलती रहो। जैसे मैंने तो बोल कर इसके कान ख़राब कर दिए हैं। हों, क्या तो ऐसे रहा है? रामिश ने इसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह सुनी थी। क्या कहा तुमने? रामिश ने से पूछा। कुछ नहीं। हाँ, मीसली कहेगी। रामिश ने इसके मासूम चेहरे को देखकर दिल में सोचा था। गेट पर पहुंचकर इसने गेट कीपर से कहा था, गेट खोलो। इसके कहने पर वहां मौजूद गार्ड ने इसकी तरफ देखा था। शीदे, कौन है ये लड़की? ये सुनकर चादर में अपना चेहरा ढांपे हुए ज़ारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। बीवी है मेरी, कल से इसको बुखार है, बादशाह से इजाज़त लेकर जा रहा हूँ, गेट खोलो अब। जबकि इसके मुंह से बीवी का लफ्ज़ सुनकर ज़ारा के 14 तबक रोशन हुए थे। हाँ, बीवी, और इस सड़े हुए की बन ही ना जाऊं, ज़ारा ने दिल में सोचा था। बाहर थोड़ी दूर जाकर एक गाड़ी के सामने आकर रुकी थी। इनकी गाड़ी में बैठते ही फुल स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई थी। रामिश ने सर इज़ सेफ नाउ। रामिश ने सीनियर्स को मैसेज सेंड किया था। गुड जॉब कैप्टन। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया था। पता नहीं ये सड़ा हुआ करेला मुझे किधर लेकर जा रहा है। ज़ारा ने इसे मोबाइल में मसरूफ़ देखकर को कहा सोचा था। ज़ारा ने पहले ही अपने जॉगर्स के साइड पर मौजूद बटन प्रेस करके वहाँ से एक छोटे साइज़ का जदीद सेंसर लगा पिस्टल और एक छोटी सी सिरिंज निकाली थी जिसमें लिक्विड था, और ब्लूटूथ कान में लगाकर अपने, ये ज़ारा नहीं होगा, ये दूसरी लड़की होगी, क्या नाम है इसका, महा, ठीक है, साइड का जदीद सेंसर लगा पिस्टल और एक छोटी सी सिरिंज निकाली थी जिसमें लिक्विड था, और ब्लूटूथ कान में लगाकर अपने बालों को खोल दिया था ताकि किसी की नज़र न पड़े। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही इसने दोनों गार्ड्स को देखे और समझने का मौका दिए बगैर बैक वक्त एक पर गोली चलाई और दूसरे की गर्दन में सिरिंज इंजेक्ट कर दी। इन दोनों की लाशों को टिकाने लगाने के बाद इसने अपने बालों से पिन निकालकर डोर अनलॉक किया था। कमरे में कोई नहीं था क्योंकि बादशाह शकुवत शहराजी के साथ बेसमेंट में मीटिंग कर रहा था जिसमें कुछ दहशतगर्द भी शामिल थे। वो लोग किसी जगह पर धमाका करने वाले थे। अभी इन्हें धमाके के मुकाम को खुफिया रखा था। कमरे में दाखिल होकर इसने अपनी मतलूबा चीज़ के लिए नज़रें दौड़ाई। इसने पूरे कमरा छान मारा था मगर कहीं भी इसने लैपटॉप न मिला जिसमें बादशाह की सारे काले करतूतों के सबूत और मालूमात थी। कबर्ड का ख्याल आते ही इसने कबर्ड के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जो कि लॉक था। रामिश की दी हुई लोकेशन पर एसपी अरमान की टीम पहुंच चुकी थी। इनको दी गई मालूमात के मुताबिक वहां पर 50 के करीब लड़कियों को रखा गया था जिनको ड्रग्स के साथ स्मगल करना था। ध्यान रहे वहां मौजूद किसी भी आम इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ टेक योर पोजिशंस। दो जवान पिछली तरफ मौजूद पाइप के जरिए ऊपर की तरफ बढ़े थे। दानियाल, तुम दाईं तरफ से जाओ और मैं सामने से जाऊंगा। ओके सर। अरमान ने मेन डोर पर मौजूद 2-3 गार्ड्स के सर का निशाना लेकर एक के बाद दीगर 3 गोलियों के दीगर बाद तीनों की सांसें छीन ली थी। ऊपर मौजूद डाकुओं का खात्मा कर चुके थे।
दानियाल ने भी पीछे मौजूद दो दुश्मनों का सफाया कर दिया था। ये इनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। अंदरूनी तरफ मौजूद लोगों में अफरा तफरी पैदा हो चुकी थी। लड़कियों की चीखों पुकार, गोलियों की आवाज़। जब दरवाज़ा तोड़कर अरमान और इसकी टीम अंदर दाखिल हुई तो अली और इसके साथियों ने लड़कियों पर अपनी बंदूकें तान रखी थी। एक भी शख्स अगर आगे बढ़ा तो मैं इन लड़कियों पर गोली चला दूंगा। ये कहते हुए इसने एक लड़की के बालों से पकड़कर इसकी कनपट्टी पर अपनी गन का दबाव बढ़ाया था। इसकी उंगली ट्रिगर पर थी। वहाँ पर तकरीबन अली समेत 4 दुश्मन थे। एसपी अपने साथियों से कहो कि अपने हथियार फेंक दे। अरमान ने अपने साथियों की तरफ देखकर इशारा किया था, जिसका मतलब था कि वो लोग हथियार डालने वाले हैं। वो लोग अपनी अपनी गन ज़मीन पर रखने के लिए झुके थे, मगर फ़ौरन ही इन्होंने अपने फायर खोल दिए थे और पलक झपकते ही दुश्मन के सारे आदमी ढेर हो चुके थे। अरमान ने अपने कान में मौजूद ब्लूटूथ के जरिए अपने ऑफिसर्स को ऑपरेशन सक्सेसफुल की खबर दी थी, जो कि माहा भी सुन सकती थी। इसके बाद लड़कियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की जिम्मेदारी अरमान ने दानियाल को सौंपी और ख़ुद बादशाह के अड्डे की तरफ रवाना हुआ, जहाँ माहा अकेली थी और इसे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना था। माहा ने कबर्ड का लॉक भी पिन के जरिए बासानी खोल लिया था। इसने लैपटॉप की तलाश में सारा कबर्ड छान मारा, मगर इसे लैपटॉप नहीं मिला। कुछ मिला? दूसरी तरफ से माहा को मेजर राशिद की आवाज़ सुनाई दी। नो सर, मैंने हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। और यहाँ पर कोई खुफिया डोर या दरवाज़ा भी नहीं है कि, और यहाँ ज़्यादा देर रहना भी खतरे से खाली नहीं है। ओके सर, मैं एक बार फिर देखती हूँ। किसी ख्याल के तहत इसने दीवार पर लगी शेर की पेंटिंग को ऊपर की तरफ उठाया था, जिसमें एक छोटी सी जगह बनी हुई थी और लैपटॉप वही मौजूद था। सर, मिल गया, माहा ने खुशी से कहा था। आप अपना काम जल्दी से मुकम्मल करें और तमाम डाटा फॉरवर्ड करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। माहा ने लैपटॉप सामने रखा था। अभी इससे सबसे पहले पासवर्ड लगाना था। क्या पासवर्ड हो सकता है? इसने एक बार पासवर्ड लगाया, वो गलत। दूसरी बार लगाने पर लैपटॉप ओपन हो गया था। शुक्र है, ये तो हो गया। अब इसने फाइलें खोली थी, जिनमें से बाकी फाइल्स तो खाली थी, मगर एक फ़ाइल पर पासवर्ड लगा था। इसी फाइल में कुछ था। इससे पहले वाला पासवर्ड मिलाया, वो रॉन्ग। अगर फिर से गलत पासवर्ड मिलाती तो फाइल करप्ट हो जानी थी। इसने अपनी 2 उंगलियों से अपनी कनपट्टी मसली थी और कमरे में कुछ ऐसा तलाश करने की कोशिश की थी जिससे बादशाह का लगाव हो। इसे पूरे कमरे में सिवाय लाइन की पेंटिंग से कुछ नज़र नहीं आया। इसने अल्लाह का नाम लेकर ये पासवर्ड मिलाया, 1 2 3, और पासवर्ड खुल गया था। इसने जल्दी से USB लगाई थी और डाटा ट्रांसफ़र होने लगा था। वो कमरे में चक्कर लगाने लगी थी। तकरीबन 90% डाटा ट्रांसफ़र हो चुका था। इसने कुछ कदमों की आवाज़ें सुनी जो इसी तरफ आ रही थी। वो चौकन्ना हो गई। जो आवाज़ें करीब आ रही थी, कदमों का शोर भी बढ़ता जा रहा था। इसने लैपटॉप पर नज़र दौड़ाई, जहाँ पर 98% डाटा ट्रांसफ़र हो चुका था। इसी वक्त बहुत से गार्ड्स दरवाजे को तोड़कर अंदर आए। इसने दरवाजे के पीछे से पहले आने वाले पर फायर किया था। इसने अंधाधुन इन गार्ड्स पर फायरिंग की थी। लैपटॉप पर डाटा ट्रांसफ़र हो चुका था। इसने फुर्ती से फ्लैश निकाली और गोलियों से लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन लोगों को ख़त्म करते ही वो कमरे से बाहर निकली, जबकि अरमान भी पहुंच चुका था। फोर्सेस की टीम ने पूरी अड्डे को घेर लिया था। बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन भी फोर्सेस को मिल चुकी थी। माहा बेसमेंट की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि बादशाह और शौकत को अपने अड्डे पर हमले के बारे में मालूम हो चुका था। माहा ने बेसमेंट में दाखिल होकर अपनी पिस्टल का रुख इनकी तरफ किया था। ओह, तो तुम हो वो जिसके बड़े चच्चे हैं। खैर, मुझे देर से पता चला, मगर तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकोगी। देखते हैं कौन यहाँ से ज़िंदा जाएगा। मेरा जज्बा शहादत है और मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल कर किए बगैर तो इस दुनिया से जाने वाली नहीं। माहा ने इन पर फायर खोल दिए थे, जबकि वो लोग भी फायरिंग कर रहे थे। सॉरी। वो 4 लोग, जबकि माहा अकेली। मगर इनकी गोलियों से बचती वो 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम का रास्ता दिखा चुकी थी, जबकि शौकत शहराजी की गर्दन में इंजेक्ट होने वाली सुई ने इसकी भी टिकट कटा दी थी। अरमान भी सारे डाकों का खात्मा करने के बाद आ चुका था। बादशाह के गन से निकलने वाली सीधी माहा के दिल के मुकाम पर लगी थी, मगर इसने अपने होश खोने से पहले ही बादशाह का जिस्म भी गोली से छल्ली कर दिया था। अरमान ने माहा के गिरते वजूद को अपनी बाहों में लिया था। इसका सर अपनी गोद में रखकर इसके चेहरे को थपथपाया था। उठो माहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अरमान, लफ्ज़ टूट टूट कर इसकी ज़ुबान से अदा हो रहे थे। तुमने पूछा था ना कि मैं कौन हूँ? मैं डेथ माहा, तुम्हारी बीवी। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर अपने वतन से ज़्यादा कुछ नहीं मेरे लिए। अरमान की आंखों से आंसू टूट कर गए थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हॉस्पिटल पहुंच जाए। माहा के हाथ अरमान के हाथों से छूटकर लड़ गए थे। इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मेरी वफा का तकाजा कि जान निसार करूं, ए वतन तेरी मिट्टी से ऐसा प्यार करूं, मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरा नसीब के ऐसा बार बार करूं, खून दिल से जो चमन को बहार सौंप गया, ए काश इनमें
खुद को शुमार करूँ। मेरी दुआ है कि मैं भी शहीद कहलाऊँ, मैं कोई काम कभी ऐसा यादगार करूँ, वो जो मशीनों में जकड़ा वजूद वतन की सलामती और हिफाजत, ज़िंदगी और मौत की जंग जीत कर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अरमान को नहीं पता था कि महा इसके लिए इतनी ख़ास कैसे हो गई थी। इस वजह से नहीं कि वो इसकी बीवी थी, इस वजह से कि वो भी पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था, मगर अपने जज्बात तो इसने खुद से भी छुपाए थे। वो कोई आम इंसान तो नहीं था। इसके लिए के इलाज के लिए डॉक्टर्स की बेस्ट टीम मौजूद थी, मगर ज़िंदगी और मौत का अख्तियार तो खुदा के पास है। डॉक्टर्स तो बस कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि वो ऑपरेशन से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। अरमान के हाथ रब की बारगाह में उठे थे। या रब्बुल आलमीन, तेरा ये नाचीज़ बंदा तुझसे तेरी रहमत का तलबगार है। तो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। मेरी दुआ पे भी कुन फरमा दे मेरे मौला। आंसू टूटकर इसके दुआ के लिए उठे हाथों पर गिरे थे। जब ही 3 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए थे। रामिश ज़ारा को डेथ के कॉटेज में लेकर आया था, जो कि बहुत सेफ जगह थी। रामिश ज़ारा के लिए किचन से कुछ खाने के को लेने जा रहा था, क्योंकि इसे पता था कि ये फोहर लड़की खुद उठकर पानी का ग्लास तक नहीं पीती। अचानक इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। क्या पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। तुम मुझे अब बता रहे हो? सॉरी सर। रामिश बाहर की तरफ बढ़ा था। वो ज़ारा को भूल ही गया था। ओए सड़े हुए करेले, खड़ूस इंसान, पहले तो मुझे लाकर कैद कर दिया, फिर मुझे यहाँ जानवरों की खुराक बनाने के लिए छोड़ के जा रहे हो। अपना मुंह बंद रखो और चलो मेरे साथ। वो लोग हॉस्टल पहुंच गए थे, जहाँ पहले से ही बहुत से आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे। सब महा की सेहतयाबी के लिए दुआगो थे। डॉक्टर्स के बाहर निकलते ही अरमान ने पूछा, डॉक्टर्स महा कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ऑपरेशन तो कामयाब रहा है एसपी साहब, मगर अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। आप सब दुआ करें। सारा भाई के गले लगी थी। भाई महा आप ही बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरा उधर बहुत ख्याल रखा। अरे लड़की, आप ही नहीं भाभी कहो। यह कहने वाला रामिश था। ज़ारा ने पुरशिकवा नज़र से भाई को देखा था। इसने कंधे उचका लिए। अरमान डोर खोलकर अंदर आ गया था। इसकी मताए जान मशीनों में जकड़ी थी। इसका हाथ पकड़कर बोसा दिया था। अपने माँ बाप को तो मैंने खो दिया है, अब तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। इसके आंसू महा के बेजान हाथों पर गिरे थे। दिन का एक बज रहा था जब अरमान महा का हाथ पकड़े बैठा था। इसने महा की पलकों में जुम्बिश महसूस की। महा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। छत को देखने के बाद इसकी नज़र पास खड़े अरमान की तरफ गई थी, तो इसके होंठों ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। ये कैसे हो सकता है? फर्श वाले अर्श वाले को पुकारें और वो इनकी पुकार न सुने। जनरल साहब भी महा से मिलने आए थे। महा के वालिद का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया था। महा को इसकी बहादुरी पे सितारा जुर्रत देने का ऐलान किया गया था। सितारा जुर्रत कहते हैं या जुर्रत कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। अगर आप लोग पता मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे याद है तो जुर्रत कहते हैं, सितारा जुर्रत पता नहीं। ज़ारा भी महा से मिली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी अच्छी भाभी मिली है मुझे। ज़ारा ने महा को देखकर कहा था, अरे गुड़िया, तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। जब सब मिल लिए तो रामिश महा के पास खड़ा हुआ। तो तुमने कर दिखाया दोस्त, मगर मेरा भी एक काम कर दो। महा ने किन अखियों से देखा था, जैसे पूछ रही हो, क्यों भाई, क्या चक्कर है? तुम ना ज़ारा के लिए मेरा रिश्ता मांग लो। अभी? हाँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है अरमान तुम्हारी बात मान लेगा। वाह जी, तुम्हें अपनी पड़ी है। चलो कोई ना, ये एहसान भी कर देते हैं। वहाँ के कहने पर अरमान ने हाँ कर दी थी, क्योंकि रामिश इसे भी ज़ारा के लिए परफेक्ट मैच लगा था। ज़ारा इसे जब पूछा गया तो इसने भी रजामंदी दे दी थी। यूँ हज़ा की जड़ें काट फेंकी गई थी और बहार ने अपने कदम जमाना शुरू किए थे। अगर वतन अजीज़ को दुश्मन ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ना सिर्फ वतन के बेटे बल्कि वतन की बेटियाँ भी इनके इनके शाना बशाना होगा। ठीक है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, वर्ड ही। इनके शाना बशाना वतन की सलामती और दिफा के लिए दुश्मन को सफा हस्ती से मिटाने के लिए तैयार खड़ी हैं। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक सलामत रहे। आमीन सुम आमीन। ऊंचा करेंगे तेरा नाम ए अर्ज़ पाक के, हर जुबा पुकारेगी पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे वास्ते हैं हयात के सभी रंग, तो जिस रंग में निखरे इस रंग के सदके। ख़त्म शुद्ध। ठीक है जी। और ये बहुत स्वीट सा नावल था, हुब्बुल वतनी पे था और मुझे बहुत मज़े का लगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नावल मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं है तो मैं लॉन्ग नावल्स नहीं पढ़ी। और ये बहुत ही शॉर्ट नावल्स अभी 2 मैंने अपलोड किए हैं। होप्स आप लोग को अच्छा लगेगा। और स्टार्ट में जो मैंने बात की थी, मुझे पता है यहाँ तक कम हुए लोग ही देखते हैं, बट फिर भी जो बहुत अच्छे रीडर्स हैं वो ज़रूर लास्ट तक देते हैं, क्योंकि जब आप एक नावल स्टार्ट कर लेते हैं ना, आपको जब तक एंडिंग ना पता चले आपको सुकून नहीं मिलता। तो कुछ लोग स्विच कर लेते हैं दरमियान से एकदम छोड़ के लास्ट तक कि क्या हुआ, बट कुछ सुन लेते हैं। क्योंकि मैं खुद एक बहुत नावल लवर हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं अगर कोई नावल शुरू करूँ तो लास्ट ज़रूर करती हूँ। अगर यूट्यूब पर सुन भी रही हूँ ना, तो मैं बहुत
बहुत सुनती हूँ, ठीक है। और होप्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। और स्टार्ट में मैंने जो बातें की हैं, अगर किसी को ऑफेंड की हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैंने मतलब मेरा दिल ऐसा है कि मैं ना कोई बात अपने दिल में रख नहीं सकती और मैं बहुत इग्नोर कर नहीं सकती। अगर मुझे कोई कुछ बुरा कहे, कोई बैड कमेंट करे तो मैं इग्नोर कर दूँ। भाई मेरे अंदर वो है ही नहीं, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर सकती। अपना बहुत याद रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अगले नॉवल में के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और ये पता नहीं मेरे रूम के बाहर मोटर बाइक का क्या मसला है, बस पता नहीं, चल छोड़ें, खुदा हाफिज़।